हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन देखने वाले और डाईएथिल ईथर के भौतिक गुण, डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण और उसके उपयोग सब कुछ आज के इस वीडियो पे कंप्लीट करने वाले। और बात करें पेपर पे, हर साल केमिस्ट्री के पेपर में हर साल पूछी जाती है डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो एकदम मस्त तरीके से यार आपको इसे तैयार भी करना है। तो यार एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, और बात करें जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 7 है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, इसी का टॉपिक है आपका डाईएथिल ईथर। तो इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको देखनी है। देख सकते हो ये चित्र बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ाएंगे, फिर चित्र पढ़ाएंगे, फिर हम आपको इसके जो डाईएथिल ईथर के महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, उसके रासायनिक गुण है और उसके उपयोग सब कुछ आज के इस वीडियो पे क्लियर करने वाले। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो 5 नंबर आपके इससे पक्के होने वाले और इस पे आपको कई बहुत सारी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं मिलने वाली हैं जो कि कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब में पूछी जाती है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आप लोग समझते हुए चलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बात करें अगर हम लोग डाईएथिल ईथर की, तो सबसे पहले इस चित्र को समझने से पहले हम बात करते हैं डाईएथिल ईथर का सूत्र क्या होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं डाईएथिल ईथर का सूत्र की बात करें, डाईएथिल ईथर, ईथर में क्या होता है, बीच में ऑक्सीजन लगा होता है और डाईएथिल लगा है अर्थात 2 बार एथिल लगा होगा। डाई का मतलब 2 बार, और ट्राई लगा होता है तो 3 बार होता है। डाई लगा है इसलिए एथिल 2 बार होगा, तो एक बार आपको एथिल यहां पे लगाना है C2H5, एक बार एथिल आपको यहां पे लगाना है C2H5, तो इसका नाम हो जाता है डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5। ठीक है, हमने ये सब आपको सिखाया था इसके पहले वाले वीडियो पे कि ईथर क्या होता है, ईथर का नामकरण कैसे होता है, उसका IUPAC नामकरण कैसे होता है, सब कुछ हमने इसके पहले वाले वीडियो पे आपको सिखाया था। अगर जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सूत्र इसका क्या हुआ, C2H5O C2H5। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नाम देख सकते हो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, अर्थात एथ लगा है, अर्थात आपका एथिल ग्रुप लगा है, तो इसका IUPAC हो जाता है एथॉक्सी एथेन। क्या IUPAC हो जाता है, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसका IUPAC क्या हो जाता है, एथॉक्सी एथेन। आपका सूत्र C2H5O C2H5, IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन। ठीक है, और ये जो डाईएथिल ईथर है ना, ये इसका साधारण नाम है। C2H5O C2H5 का साधारण नाम डाईएथिल ईथर, IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो अभी आपने केवल एकदम सिंपल सी बात सीखी। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रयोगशाला, ये जो चित्र बना हुआ है ये आपका प्रयोगशाला का चित्र बना हुआ है। जब आप लैब में जाओगे आपसे कहा जाएगा डाईएथिल ईथर बनाओ, तो कैसे बनाना होगा आपको, सिंपल ये आपका वही चित्र बना हुआ है। सबसे पहले आपको एक फ्लास्क लेना होगा। देख सकते हो ये जो आपका दिख रहा है ब्लू से बना हुआ, ये आपका एक फ्लास्क है। नीचे हमने एक बालू स्मक लगा रखा है, नीचे हमने एक बर्नर लगा रखा है जिसमें आग जला दी है, ऊपर हमने एक बिंदुपाती फनल लगा दी है इस पे फ्लास्क पे, यहाँ पे एक थर्मामीटर भी हमने लगा दिया। आगे देखोगे तो यहाँ पे हमने एक संघनित्र लगा दिया जिसमें पानी भरा होता है, यहाँ पे एक एडेप्टर लगा है, यहाँ पे ग्राही लगी है, और ये ग्राही जो है, ये जो आप देख रहे हो इसे ग्राही कहते हैं। और ये जो आपका इस एक बर्तन पे रखी हुई है जिसमें बर्फ भरी हुई है। ठीक है, इसी पे जाके आपका ईथर बनेगा। कैसे बनेगा वो तो आपको बात को समझना है। ठीक है, सबसे पहले अब आपको देखो, जब भी प्रयोगशाला विधि पेपर में पूछी जाए तो सबसे पहले जैसे डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि की आपने हेडिंग लगाई, अब आपको सबसे पहले उसका सूत्र लिख देना है C2H5O C2H5, उसका IUPAC नाम लिख देना एथॉक्सी एथेन। इतना कर देते हो ना तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ भाई इस बच्चे में कोई बात है। ठीक है, अच्छा वो लिख रहा है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको हेडिंग लगानी प्रयोगशाला विधि और ये लिखना है। चित्र बाद में बनेगा, चित्र कब बनेगा वो बताएंगे अभी। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि की हेडिंग लगेगी, उसमें लिखा जाएगा कि एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे डाईएथिल ईथर बनता है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा कि एथिल अल्कोहल, सिंपल आपको एथिल अल्कोहल लेना, उसका आधिक्य अर्थात एथिल अल्कोहल की अधिकता, आधिक्य का मतलब अधिकता, और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पे डाईएथिल ईथर बनता है। इस चित्र पे भी आपको वही करना, सिंपल आपको ये एथिल अल्कोहल लेना और सांद्र H2SO4 लेना। देख सकते हो एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 इस फ्लास्क पे लिया जाएगा और इसे इसमें गर्म किया जाएगा, आपका ईथर जाके यहाँ पे बन जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहले हम इसकी अभिक्रिया समझते हैं, फिर चित्र समझेंगे। ठीक है,
तो आपसे हमने कहा प्रयोगशाला विधि पे आपको लिखना है एथिल अल्कोहल के आधिक्य और शांत H2SO4 को 140 पे गर्म करने पे डायथिल ईथर बनता है। तो सबसे पहले आपको लेना है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, इसका नाम ही होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल लिया, इसकी अधिकता आपको लेनी है और क्या लेना है, सांद्र H2SO4। यहाँ पे हमने ले लिया H2SO4 कैसा, सांद्र H2SO4 हमने ले लिया। अब आपको करना क्या है, आपको 140 पे गर्म करना है। ठीक है, 140 पे। तो सबसे पहले 140 पे गर्म करने से पहले आपको इसे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले गर्म करना है। पहले आपको इसे 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। ठीक है, जिससे होगा क्या, अभी ध्यान समझो, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पर से आपका C2H5, ये C2H5, यहाँ से आपको ये जो 2 हाइड्रोजन लगे, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो तो कितना बचेगा, एक H बचेगा और यहाँ से SO4 बचेगा। ध्यान से समझो, ये C2H5 ये आया और यहाँ देखोगे तो 2 H थे, एक H हटा दिया तो कितना बचा, एक H और SO4। ठीक है, अब ये जो यहाँ का एक H बचा और ये OH जो है ये आपस में मिलके जल बना लेगा H2O। ये आपस में मिलके क्या बना लेगा, जल बना लेगा। अभी आपके पास क्या बना है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है ये इसका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपके पास अभी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब आपको देखो, जब पहले हमने एथिल अल्कोहल के H2SO4 से क्रिया की तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बना और हमने टेम्परेचर रखा था 100 से 110 का। अब जो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है C2H5HSO4, इस आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लेना है। और आपसे पहले हमने कहा था एथिल अल्कोहल के आधिक्य, अर्थात एथिल अल्कोहल की अधिकता। तो अधिकता है इसमें एथिल अल्कोहल की, इसलिए यहाँ पे मिलाया। अब यहाँ पे भी हम एथिल अल्कोहल इसमें मिला देंगे, क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल की अधिकता रखनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी एथिल अल्कोहल मिला दिया। अब हमें इसे क्या करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। 140 कहा गया था ना, 140 पे गर्म करना अधिकता पे, तो हमने अधिकता करने के लिए इस पे एथिल अल्कोहल मिलाया और 140 पे गर्म करेंगे, जिससे क्या बनेगा, डायएथिल ईथर। कैसे बनेगा, यहां से देख रहे हो C2H5 है, इस C2H5 को लिख लो, ये वाला C2H5 लिखा है। फिर यहां देखोगे O है और C2H5, इसको भी लिख दो O C2H5। ये बन गया आपका डायएथिल ईथर C2H5O C2H5। ठीक है, अब बचा क्या क्या, ये H और SO4 बचा और ये H बचा, अर्थात H और H मिलके 2H हो गए और SO4 अर्थात H2SO4। H2SO4 बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सी है डायएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसका नाम है डायएथिल ईथर। डायएथिल ईथर, क्या नाम भैया इसका, डायएथिल ईथर। तो इसी तरह से प्रयोगशाला में हम लोग डायएथिल ईथर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सिंपल, आपको एथिल अल्कोहल लेना होता है, उसकी अधिकता, आधिक्य कहा गया मतलब एथिल अल्कोहल की अधिकता होगी, ज़्यादा मात्रा में आपको एथिल अल्कोहल लेना है। और एथिल अल्कोहल की अधिकता और शांत H2SO4 को 140 पे गर्म करने पे डायएथिल ईथर बनता है। तो सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल पे शांत H2SO4 मिलाना है, उसे पहले आपको 100 से 110 पे गर्म करना है, जिससे आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 और H2O बन जाता है। अब इसके बाद आपका ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसमें आपसे कहा गया था एथिल अल्कोहल की अधिकता रहेगी, इसलिए हमने आपका फिर से एथिल अल्कोहल मिला दिया C2H5OH। और इस बार तापमान आपका यही वाला 140 डिग्री का होगा, तो 140 रखा। तब यहाँ से C2H5O C2H5 आपका डायएथिल ईथर और यहाँ से ये H और HSO4 मिलके H2SO4 बन जाता है। ये सिंपल सी प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रयोगशाला विधि जब पूछी जाए यही करना, सूत्र लिख देना, IUPAC लिख देना, प्रयोगशाला विधि डाल के आपको ये लिख देना है और अभिक्रिया लिखनी है। जब इतना हो जाएगा इसके बाद ये चित्र बनेगा और चित्र भी हम आपको समझाएंगे, फिर जो समझ जाना है आपको वो आपको विधि पे लिखना है। ठीक है, मतलब पहले ये लिखा गया, फिर ये लिखा जाएगा इतना, फिर चित्र बनेगा, फिर इसकी विधि लिखनी पड़ेगी। तो विधि भी अभी आपको बताएंगे, टेंशन ना लो। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यही चीज जो आप यहाँ पे समझो वही चीज आपको यहाँ पे करना है। जब आप प्रयोगशाला पे जाना, ठीक है, आपसे कहा जाए प्रयोगशाला, आपसे कहा जाए लैब में जाओ और वहाँ पे आप डायएथिल ईथर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, आपको एक क्या ले लेना है, गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क होते हैं वहाँ पे, ये देख सकते हो, ये हमने क्या ले लिया, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क ले लिया। अब इस आसवन फ्लास्क को किस पे रख देना है, यहाँ पे बालू उस्मक पे। बालू उस्मक इस टाइप से होता है, ये बालू उस्मक पे हमने रख दिया। नीचे से हमने एक बर्नर लगा दिया, इस पे आग जलाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो आपका फ्लास्क है, इस पे क्या भरना है आपको, आप देख रहे हो एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 लेंगे तभी आपका बनेगा डायएथिल ईथर। तो आपको इस फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 भर देना है।
अब आपसे कहा गया था एथिल अल्कोहल की अधिकता होनी चाहिए, तो अधिकता करने के लिए हमने यहाँ पे एक लगा दी है बिंदुपाती फनल। बिंदुपाती फनल लगा दी, इसमें भी हम क्या भर देंगे, एथिल अल्कोहल भर देंगे, इसमें भी क्या भर देंगे, एथिल अल्कोहल भर देंगे, ठीक है, जिससे बूंद बूंद करके आपका एथिल अल्कोहल यहाँ से भी आता रहेगा और एथिल अल्कोहल की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से ये आपका बूंद बूंद करके यहाँ से एथिल अल्कोहल यहाँ पे फ्लास्क में आता रहेगा, जिससे एथिल अल्कोहल की अधिकता हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर लगा दिया है, ठीक है, एक थर्मामीटर लगा दिया। आगे आपका हमने यहाँ पे इसको इससे जोड़ के एक संघनित्र लगा दिया, जिसमें क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, इसको नाम देते हैं जल संघनित्र। फिर नीचे जाओगे, हमने एक एडेप्टर लगा रखा है, नीचे एक ग्राही लगा रखी। क्यों ग्राही लगाई, इसी ग्राही पे जाके आपका ईथर एकत्रित हो जाएगा। यहाँ पे इस ग्राही पे एक सिंक लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे ये आपका एक बर्तन टाइप का या बीकर टाइप का है, जिसपे ग्राही रखी हुई है, और इस बीकर पे आपका बर्फ भी रखी हुई है। इसी आपका ग्राही में जाके ईथर, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 जो है ये जाके बन जाता है। कैसे बनता है, सिंपल, जब आपका इस फ्लास्क पे एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 भरा होता है, इस बालू उष्मक पे हम लोग बर्नर से इसे गर्म करते हैं, आग जल रही है, ये गर्म होगा तुरंत जाके आपका यहाँ पे डाई एथिल ईथर बन के रेडी, ठीक है। तो इस टाइप से आपका डाई एथिल ईथर बनता है। तो इतना समझ गए हो, तो अब हम इसे इरेज करना चाहेंगे और यहाँ पे आपको विधि लिखेंगे कि आपको यहाँ पे करना क्या क्या है, विधि आपको समझाएंगे, फिर आपको पूरा वो नोट करना है, ठीक है। तो इतना समझ गए, सबसे पहले यही करना था, सूत्र IUPAC पे प्रयोगशाला विधि डाल के अभिक्रिया। जब इतना हो जाए उसके बाद कॉपी पे चित्र बना लेना, और चित्र की जो हम विधि अब बताने जा रहे हैं वो विधि आपको करना है, ठीक है। तो अब सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर वाला हम इरेज कर देंगे, जो इधर का लिखा हुआ है ये पोर्शन इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो भैया आप देखते हैं हम लोग डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पे आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक बात को पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे आपको लैब में डाई एथिल ईथर बनाना है, ठीक है। तो ये चित्र तो आपको समझे थे कि हमने बताया क्या क्या लगा हुआ है, आसवन फ्लास्क लगा हुआ है, बालू उष्मक, बर्नर, संघनित्र, एडेप्टर और ग्राही, उसके नीचे एक बीकर लगा हुआ है जिसमें बर्फ रखी हुई है, और ऊपर हमने क्या लगाया, बिंदुपाती फनल लगाया है जिसमें एथिल अल्कोहल भरा हुआ है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिया। इतनी बात समझ गए थे। अब ये चित्र आपका बना लिया आपने कॉपी पे। आप जब चित्र कॉपी पे बन जाए उसके बाद आपको विधि लिखनी कि इसमें कैसे क्या किया जाता है जिससे डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो उसके लिए आपको इसे पढ़ना होगा। हमने लिखा, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्र के अनुसार सजा लेते हैं या चित्रानुसार सजा लेते हैं। क्या कहा गया, आपको सिंपल एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेना है, ये जो आपका है, ये गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क है। इसमें आपको एथिल अल्कोहल C2H5OH और सांद्र H2SO4 को 2:1 के अनुपात में लेना है। 2:1 के अनुपात में, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब अगर 2 भाग एथिल अल्कोहल लेते हो तो 1 भाग आप क्या लो, H2SO4। 2:1 का मतलब 2 भाग एथिल अल्कोहल, 1 भाग H2SO4, ठीक है। तो आपको इस आसवन फ्लास्क में 2:1 के अनुपात में एथिल अल्कोहल और H2SO4 लेना है, अर्थात 2 भाग एथिल अल्कोहल, 1 भाग H2SO4, इस पे ले लेना है, ठीक है। और इस उपकरण को पूरा चित्र के अनुसार सजा देना है। चित्र के अनुसार सजाने का ये मतलब है कि सभी उपकरण को आपको लगा देना है। ये जो आपका बिंदुपाती फनल लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है, इस सबको आपको अपने अनुसार चित्र के अनुसार सजा देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो कहा गया था एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 2:1 में लेके उपकरण को चित्र के अनुसार सजा देते हैं। आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। अब ये जो फ्लास्क आपका लगा हुआ है, ये देख सकते हो फ्लास्क, इसे इस बालू उष्मक पे इस बर्नर की सहायता से 140 से 145 डिग्री, रिएक्शन पे आपने समझा था 140 डिग्री, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर रखना है 140 से 145 तक का। 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इसे गर्म करना है, इस फ्लास्क को, जिसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में भरा गया। इस फ्लास्क में क्या भरा है, एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ भी है कि आपका इस बिंदुपाती फनल की सहायता से भी एथिल अल्कोहल इसमें बूंद बूंद करके आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें एथिल अल्कोहल का आधिक्य लेना था, इसलिए यहाँ पर से भी एथिल अल्कोहल ऊपर से आ रहा है। अब आप जब इसको गर्म करोगे, ऊपर से भी एथिल अल्कोहल आ रहा है, इसमें पहले से भी भरा था, तो एथिल अल्कोहल का हो जाएगा आधिक्य, और आपको गर्म 140 से 145 पे करना है, जिससे क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। तो जब आप 140 से 45 पे गर्म करते हो, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने
लगता है। आप जैसे ही आपका ऊपर से भी एथिल अल्कोहल आ रहा है, एथिल अल्कोहल -204 इसमें भरा है, बालू उसमें 140 से 145 पर गर्म करोगे तो आपका ईथर जो होगा यहाँ से ये जब बन जाएगा तो यहाँ से होता हुआ, इस संघनित्र से होता हुआ, इस एडाप्टर से होता हुआ इस ग्राही में जाके एकत्रित होने लगता है, जिसमें बर्फ में जो रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया ना, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे, ये बर्फ है, बर्फ के जल में जो ग्राही रखी हुई इस ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। ठीक है, इस बर्फ के जल में रखे जो ग्राही पात्र है उसमें ईथर जाके एकत्रित होने लगता है। कौन सा ईथर? डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब कहा गया कि इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियां होती हैं। मतलब कि ये जो आपका ईथर बना, इस ईथर में क्या क्या अभी मिला होता है। देखो आपने कैसे बनाया ईथर, एथिल अल्कोहल और H2SO4 मिलाया, तो आपका ये जो ईथर बना, इस ईथर में क्या क्या मिला हुआ है? एथिल अल्कोहल मिला हुआ है थोड़ा बड़ा, H2SO4 मिला और थोड़ा जल मिला हुआ है। तो इसकी अशुद्धियां, हमें शुद्ध ईथर प्राप्त करना है। हमें ये सब नहीं चाहिए कि ईथर में H2SO4 भी मिला रहा है थोड़ा और एथिल अल्कोहल भी मिला रहा है, हमें शुद्ध ईथर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा आगे समझो। सबसे पहले कहा गया कि इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। आप इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र जान लो, कास्टिक सोडा का सूत्र जान लो NaOH। सबसे पहले आपको क्या करना है? कास्टिक सोडा अर्थात NaOH के विलयन के साथ धोना है। ठीक है, लिखा गया इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। सिंपल, इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन अर्थात NaOH विलयन के साथ पहले धोते हैं। जो अशुद्धियां मिली हुई हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले हम इस डाईएथिल ईथर को NaOH विलयन अर्थात कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं। जब उसके साथ धो लेते हैं तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? निर्जल CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड डालकर इसे रख देते हैं। पहले आपको कास्टिक सोडा विलयन से इस ईथर को धोना है, फिर उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल के रख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद छान कर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध ईथर एकत्र कर लिया जाता है। इसके बाद आपको करना क्या? इसके बाद आपको छान लेना है इस ईथर को, मतलब जो आपने पहले कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोया, फिर कैल्शियम क्लोराइड डाल के रख दिया। अब इसके बाद आपको इसको क्या करना है? छान लेना है। छान कर आश्रित करने पे 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध ईथर जो होता है इस ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। ये पात्र जो है इसका नाम ग्राही है। ठीक है, ग्राही पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। तो इस टाइप से डाईएथिल ईथर बनाया जाता है, इस टाइप से डाईएथिल ईथर बनाया जाता है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। सिंपल सी विधि थी। ठीक है, सिंपल, ये देख सकते हो। पहले गोल पेंदी के फ्लास्क में 2:1 के अनुपात में एथिल अल्कोहल और H2SO4 लो, फिर ऊपर से भी इस बिंदुपाती फनल से भी एथिल अल्कोहल आएगा। फिर आपको इस बर्नर पे 140 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस बालू स्मोक पर गर्म करना है, जिससे ईथर जाके आपका इस ग्राही पात्र में, जिसमें बर्फ में ये ग्राही पात्र रखा है, इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाएगा। एकत्रित होने के बाद इसमें कुछ अशुद्धियां मिली होंगी। अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको कौन कौन सी अशुद्धियां मिली होती है वो भी समझ लो। थोड़ा बड़ा H2SO4 मिला होता है, थोड़ा एथिल अल्कोहल मिला होता है, थोड़ा जल मिला होता है। इनको दूर करने के लिए पहले हम इसे कास्टिक सोडा विलयन से धोते हैं अर्थात NaOH विलयन से धोते हैं, फिर इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल के रख देते हैं। फिर इसके बाद छान कर आश्रित करने पे 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये सिंपल सी विधि है आपकी डाईएथिल ईथर बनाने की। ठीक है, तो आशा करते हैं विधि तो सबको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले सूत्र IUPAC नाम, फिर प्रयोगशाला विधि हेडिंग डाल के उसकी अभिक्रिया, फिर उसके बाद चित्र बनेगा। चित्र के बाद आपको ये विधि लिख देनी। जब चित्र बन जाए उसके बाद ये विधि लिखना। विधि लिख जाने के बाद आपका ये इतना तो कंप्लीट हो जाता है, इतना आपका कंप्लीट हो जाता है। आप जैसे पेपर में प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन तो पूछता है, अब आपसे भौतिक गुण भी कभी कभी पूछ लेता है, रासायनिक गुण भी आपसे पेपर में 2-3 पूछ ले जाते हैं, तो उपयोग भी पूछ ले जाते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो अब हम आपको पढ़ा देते हैं डाईएथिल ईथर के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को। ठीक है, तो अब सब लोग क्या करो, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट है, डाईएथिल ईथर आपने बना लिया है। आप इसके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं और उपयोग की बात कर लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप शुरू करते भैया हम लोग डाईएथिल ईथर के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण में क्या बताया जाता है? भौतिक गुण में ये बताया जाता है कि मतलब उसकी मान लो अगर आपका डाईएथिल ईथर है तो उसका भौतिक गुण का मतलब ये है कि जैसे कि उसकी मान लो क्वथनांक कितना है, वो किस में विलेय है, किस में नहीं विलेय है, और मान लो उसकी ताप दाब, ये सारी चीज़ें भौतिक अवस्था पे आती हैं। ठीक है, तो पढ़ते ही से फिर समझते हैं। तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले भौतिक गुण पे पहला भौतिक गुण लिखा, ये जो डाईएथिल ईथर है एक रंगहीन आवाष्पशील द्रव है। इसकी प्रकृति को आपको इसमें बताना है। डाईएथिल ईथर एक रंगहीन आवाष्पशील द्रव है। ठीक है,
आपका डायथिल ईथर क्या है, एक रंगहीन अवाष्पशील द्रव है और इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डायथिल ईथर का क्वथनांक कितना होता है, 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्वथनांक होता है और यह जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। ठीक है, ये जल अर्थात डायथिल ईथर जो है जल में नहीं घुलता, अल्प विलेय है, मतलब घुलता है कम घुलता है, अल्प का मतलब कम घुलता है। ठीक है, तो सिंपल यह जल में कम घुलता है अर्थात अल्प विलेय है, परंतु अगर आप इसे एल्कोहल और अन्य कार्बनिक विलायकों में घोलते हो तो पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये है इसके भौतिक गुण। यह एक रंगहीन अवाष्पशील द्रव है, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है। ठीक है, तो ये समझ गए। आप शुरू करते हैं इसके रासायनिक गुण। भौतिक गुण में भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है, क्वथनांक किस में विलेय किस में नहीं विलेय, ये सारी चीजें। रासायनिक गुण पे अभिक्रियाएं होती। ठीक है, कि मान लो डायथिल ईथर की इससे अपक्रिया करते हैं तो क्या होगा, इससे अपक्रिया करें तो क्या होगा, ये सारी चीजें रासायनिक गुण पे। तो अब आप लोग भौतिक गुण नोट कर लो, शुरू करते हैं रासायनिक गुण। तो शुरू करते भाई अब हम लोग डायथिल ईथर के रासायनिक गुण को। ठीक है, जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है उनको देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो हेडिंग लगी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पे हमने आपको बताया सिंपल अभिक्रियाएं होती इस पे, कि मान लो डायथिल ईथर की इससे अभिक्रिया कराए तो क्या होगा, इससे अभिक्रिया कराए तो क्या होगा, यही सब होगा। ठीक है, तो सबसे पहला रासायनिक गुण है दहन। दहन का मतलब होता है जलना, अर्थात डायथिल ईथर को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से लिखा गया डायथिल ईथर बहुत वाष्पशील एवं अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। जो डायथिल ईथर है बहुत ही वाष्पशील है एवं अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है और इसकी वाष्प वायु व ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसकी वाष्प जो है वायु व ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, एक विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है, विस्फोटक मिश्रण बनाती, कैसे बनाएगी वो समझो। सिंपल आपको डायथिल ईथर लेना है, सूत्र सबको पता चल चुका है, C2H5O C2H5। आपको करना क्या है, ये कह रहा है बहुत वाष्पशील एवं अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है, इतनी बात समझ में आई। फिर कहा गया इसकी वाष्प वायु व ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपल ऑक्सीजन ले लेते हैं यहाँ से O2 के साथ मिलके क्या बनाती है, विस्फोटक मिश्रण बनाती है। तो सिंपल जब O2 के साथ इसका दहन होगा तो ये विस्फोटक मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगी। ठीक है, CO2 और H2O का मिश्रण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। डायथिल ईथर O2 से मिलकर CO2 और H2O बनाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो मिश्रण होता है एक विस्फोटक मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण कैसा होता है, एक विस्फोटक मिश्रण होता है। अब ये बनाती है तो सिंपल कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये निकला। अब बात आती है रिएक्शन बैलेंस करने की। यहाँ पे दो चार कार्बन है हमारे पास। ठीक है, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 10। ठीक है, कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10। तो मान लो अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा कर दें और हाइड्रोजन 10 करने के लिए मान लो हम यहाँ पे 5 का गुणा कर दें। ठीक है, ध्यान समझते पहले, कार्बन 4 है तो यहाँ पे 4 का गुणा किया, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ पे 5 का गुणा कर दिया, 10 हाइड्रोजन हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, 4 दूना 8 और 5 13। इधर कितने, 1 ये रहा और 2 ये रहे, तो 6 का गुणा कर देते तो 6 दूनी 12 1 13। अब रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो। सिंपल आपको बस ये करना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने इधर है उतने ही उधर होने चाहिए। तो सिंपल 2 2 4 कार्बन उधर थे, 4 का गुणा कर दिया, 4 कार्बन इधर भी। हाइड्रोजन की बात करें 5 5 10 हाइड्रोजन थे तो 5 का गुणा कर दिया, 5 दूना 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन की बात आई तो 4 दूना 8 8 ऑक्सीजन और 5 13 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ही था और 2 मिला के 3 थे तो 6 का गुणा किया तो 6 दूना 12 1 13 ऑक्सीजन हो गए। तो ये जो आपका बना क्या बना, विस्फोटक मिश्रण बना। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था कि इसकी वाष्प जो डायथिल ईथर की वाष्प होती है वायु और ऑक्सीजन के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण को बनाती है। क्या बनाती है, विस्फोटक मिश्रण को बनाती है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण आपको गुण बता रहे हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। तो ये सिंपल जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण बनता है ये एक विस्फोटक मिश्रण होता है। अब बात करते हैं इसका जल अपघटन। जल अपघटन देखते हैं आपका डायथिल ईथर का। तो सिंपल आपको करना क्या है, जब हम लोग डायथिल ईथर का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं, सिंपल आपको C2H5O C2H5 जो डायथिल ईथर, इसको करना या जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया H2O से क्रिया होती है
और आपको यहाँ पे तन H2SO4 की उपस्थिति देनी होती है, तन H2SO4 की, ध्यान समझना। सिंपल आपको डायथिल ईथर लेना है, जल लेना है, तन H2SO4 की उपस्थिति, और यहाँ पे आपका उच्च ताप और उच्च दाब रहता है, ठीक है। आपका उच्च ताप और उच्च दाब पे क्रिया होती है। उच्च ताप रहेगा आपका यहाँ पे, उच्च ताप, तापमान कितना रहेगा उच्च, और दाब कितना रहेगा वो भी उच्च रहेगा। उच्च ताप और उच्च दाब पे क्रिया होती है। जब डायथिल ईथर की जल से क्रिया तन H2SO4 पे उच्च ताप और उच्च दाब पे होती तो होता क्या है, यहाँ से C2H5 आपको दिख रहा है, देखो C2H5 दिख रहा है आपको, यहाँ पे C2H5 लिखना है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन लिखना है, हाइड्रोजन एक यहाँ से ले लो C2H5OH, ठीक है। ये आपका एथिल अल्कोहल बनाता है। और आपका बात करें तो यहाँ पे C2H5 दो बार है, तो वहाँ पे एक ही बार है, तो यहाँ पे अगर आप लोग दो का गुणा कर लेते हो तो C2H5 आपका दो बार हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ये था, एक ये ऑक्सीजन था, तो दो ऑक्सीजन करने के लिए दो का गुणा हो गया, वैसे भी दो हो गए, हाइड्रोजन दो थे, दो हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि दो का गुणा हो गया ना, तो रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। तो जब हम लोग डायथिल ईथर का तन H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पे उसका जल अपघटन करते हैं, डायथिल ईथर का जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया, तब आपका एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये रासायनिक गुण है, जब हम लोग डायथिल ईथर का जल अपघटन अर्थात जल से क्रिया तन H2SO4 में उच्च ताप और उच्च दाब पे करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब अगला रासायनिक गुण है H2SO4 से क्रिया, ठीक है, H2SO4 से क्रिया। तो जब हम लोग डायथिल ईथर जो आपका है C2H5 इसकी क्रिया हम लोग तन H2SO4 से करते हैं या सिंपल H2SO4 से करते हैं, तब क्या होता है, तब आपका यहाँ से ये जो आप C2H5 देख रहे हो, ये आपका C2H5 और यहाँ से C2H5 तो ये आ गया। अब यहाँ से जो H2SO4 है इसका एक H हटा देना, आपको बचेगा क्या HSO4, तो इसको जोड़ देना HSO4। आप क्या बचा यहाँ से C2H5O और H, तो C2H5O और H आपका ये अलग निकल जाता है, ठीक है। सिंपल देख लो, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, यहाँ से C2H5 और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा तो HSO4 और ये H और इस C2H5O के साथ लग के C2H5OH बना लिए, ठीक है। इसका नाम सब लोगों को बताया ही था, इसका क्या नाम था, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और C2H5OH का क्या नाम है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सिंपल जब आपका यहाँ से डायथिल ईथर H2SO4 से क्रिया करता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और आपका क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल को बनाता है, ठीक है। और सॉरी, तो यहाँ पे यार एथिल अल्कोहल नहीं निकलेगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH बना सकता था यार, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे एक चीज़ की गलती हुई, यहाँ पे एथिल अल्कोहल यार नहीं बनेगा, ठीक है, एथिल अल्कोहल नहीं बनता। सिंपल यहाँ से C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके दो अणु बाहर निकलते हैं, ठीक है। इस पे कहा गया है कि इस पे दो अणु बाहर निकलेंगे। सिंपल ये जो दोनों C2H5 है ये आपके इस टाइप से, जैसे ऊपर आपके दोनों C2H5 ये वाले आपके आ गए थे, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ये वाला C2H5 ये C2H5 दोनों यहीं पे आ जाएंगे। और ये जो दो हाइड्रोजन है, दो का गुणा होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे अभी SO4 आपको एक ही दिख रहा होगा, दो का गुणा है, ठीक है, दो का गुणा है, तो इस पे भी हमें लगता है दो का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इस पे भी लगता है दो का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर से आपका जल बाहर निकलेगा H2O। अब आप लोग देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, देखो दो C2H5 इधर है, दो का गुणा होने की वजह से इधर भी दो है। अब यहाँ पे देखा HSO4 दो का गुणा है तो HSO4 आपके पास दो है। अब यहाँ से दो हाइड्रोजन आपके पास बचे और ये वाला ऑक्सीजन मिलके ही H2O बना लेता है, ठीक है। देखो दो दो चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन ये लगा है तो दो का गुणा है तो दो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो सिंपल यही दो हाइड्रोजन यहाँ बचे और ये ऑक्सीजन के साथ H2O बनता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब हम लोग डायथिल ईथर की H2SO4 से क्रिया करते हैं, यहाँ पे आपको दो का गुणा कर लेना है, तब आपका दो अणु एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के और H2O आपका जाके बाहर निकलता है, ठीक है, H2O आपका जाके बाहर निकलता है, ठीक है। तो सॉरी, पहले एथिल अल्कोहल हमने बना दिया था, एथिल अल्कोहल नहीं बनता। आपके दोनों जो C2H5 के अणु हैं, ये दोनों C2H5 के अणु इसी पे साथ निकल जाएंगे। जैसे ऊपर हुआ था दोनों C2H5 के अणु एक साथ आ गए थे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके ऐसे, ठीक है, वैसे यहाँ पे दोनों C2H5 के अणु ऐसे आ गए, ठीक है। तो ये सिंपल था H2SO4 से क्रिया। अब अगला नंबर है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। जब डायथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तब क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे डायथिल ईथर लेना होता है C2H5O C2H5। इसकी आपको क्रिया किससे करनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र होता है HI। जैसे ही आप, ठीक है, इसका नाम जान लो, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ठीक है। जैसे HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वैसे इसका नाम हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ठीक है, या सिंपल नाम रख सकते हो हाइड्रोजन आयोडाइड,
हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो सिंपल जब आप डाइएथिल ईथर की HI से क्रिया करते हो तब क्या क्या बनता है, यहाँ पर से आपका देखो सबसे पहले C2H5 और ये I मिलके C2H5I बना लेता है, ये C2H5 और I मिलके C2H5I बना लेता है, फिर C2H5O और H, C2H5OH बन जाता है, ठीक है, C2H5OH बन जाता है। सिंपल क्या हुआ देख सकते हो, ये C2H5 और I मिलके ये C2H5I आ गया और यहाँ से C2H5O और H बन जाता है, ठीक है। आपकी ये बार आपका पूरा सही है, ठीक है। इसका नाम जान लो, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और इस वाले का नाम था एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल जब डाइएथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तब यहाँ से C2H5I एथिल आयोडाइड बनता है और C2H5O और H मिलके एथिल एल्कोहल बाहर निकलता है। तो ये थे अभी कुछ रासायनिक गुण, दहन देखा डाइएथिल ईथर का, उसका जल अपघटन देखा, उसकी H2SO4 से क्रिया और हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण अपक्रिया और बचती हैं 2-3, उनको भी देख लेते हैं रासायनिक गुण पे, फिर उपयोग की बात करेंगे, ठीक है। तो सब लोग इसको नोट कर लो, आप कुछ गुण और बचते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आप बात कर लेते हैं भैया डाइएथिल ईथर के और भी जो रासायनिक गुण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला रासायनिक गुण है आपका PCl5 से क्रिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर पे भी ये पूछे जा चुके हैं। ये जो तीनों लिखे हुए हैं तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं ये वाले रासायनिक गुण, ठीक है। तो आप लोगों को इनको अच्छे से तैयार करना है। तो PCl5 से क्रिया, सिंपल जब डाइएथिल ईथर आपको लेना होता है, डाइएथिल ईथर का सूत्र पता है सबको, C2H5O C2H5। आपको इसकी क्रिया किससे करनी, PCl5। PCl5 का नाम भी जान लो, इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम होता है भैया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। जब इससे क्रिया होती है डाइएथिल ईथर की तो बनता क्या है, सिंपल 2 बार C2H5 लिखा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 बार C2H5 का लेना है और क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन को लिख देना है, अर्थात 2 का गुणा है तो 2 क्लोरीन यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। 2 बार C2H5 था इसलिए हमने यहाँ पे C2H5 लिखा। अब आपके यहाँ से हमने 2 क्लोरीन ले ली क्योंकि 2 का गुणा किया है। अब बचा क्या, P बचा, O बचा और यहाँ से 3 क्लोरीन, तो POCl3 आपका बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है, POCl3 आपका बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इसको जरूर तैयार कर लेना। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और इस वाले का क्या नाम है, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। फास्फोरिल क्लोराइड नाम है POCl3 का। तो सिंपल देख लो, जब हम लोग डाइएथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्रिया करते हैं तो 2 एथिल क्लोराइड के अणु और POCl3 बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से 2 C2H5 थे और यहाँ से 2 क्लोरीन 2 C2H5Cl, POCl3 अलग बाहर निकल गया, ठीक है। अब अगला नंबर रासायनिक गुण है CH3COCl से क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5, इसकी क्रिया करते हैं CH3COCl से, CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl का नाम याद रखना है, एसिटिल क्लोराइड। सिंपल जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड से इसकी क्रिया करते हैं, यहाँ पे आपको उपस्थिति किसकी देनी होती है, ठीक है। जब आप एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करोगे तब आपको यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति देनी होगी, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति देनी होगी, तब जाके आपको इसे गर्म करना होगा, ठीक है। जब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होती है CH3COCl से तब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म होता है, ठीक है। यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखोगे CH3CO ये आया और ये आ गया, इसके बाद यहाँ से O से लेके C2H5 तक, O C2H5, ध्यान से देखो, ये CH3CO आया, ये लिखा, ये O C2H5 वहाँ पे लिख दो। अब बचा क्या क्या, ये C2H5 बचा, ये Cl बचा, C2H5Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये CH3CO O C2H5 ये निकला और C2H5Cl ये निकला, ठीक है। इसका नाम जान लो, इसका नाम है एथिल एसीटेट। CH3COO C2H5 का नाम है एथिल एसीटेट और इसका नाम पता ही चल गया ऊपर, एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो जब CH3COCl से क्रिया होती है निर्जल AlCl3 में गर्म करते हैं तब एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। सारी ये महत्वपूर्ण अपक्रिया, इनको तैयार करना ना भूलना। अगली नंबर कौन सी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड नाम है इसका CH3CO का होल ट्वाइज हो। तो सिंपल इस पे भी क्या करना है आपको, सिंपल आपको डाइएथिल ईथर लेना है C2H5O C2H5, इसकी क्रिया करनी है एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इसको ये जो CH3CO का होल ट्वाइज हो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइज O लिख लो, या आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO
यहाँ पे नीचे CH3CO और बीच में ऑक्सीजन लगा दो। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हो। देखो सिंपल यही चीज़ तो है, CH3CO 2 बार है तो CH3CO 2 बार लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लगा एक बार, ऑक्सीजन लगा एक बार, ठीक है, CH3CO CH3COO। आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3CO का होल ट्वाइज O। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम भैया? एसिटिक एनहाइड्राइड नाम इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जब हम लोग डायएथिल ईथर की एसिटिक एनहाइड्राइड से अब क्या करते हैं तो बनता क्या है? तो बनता क्या है? सिंपल देखो CH3COO, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है CH3COO, ये वाला CH3CO और ये O, और आपका यहाँ से C2H5 ले लो, तो ये CH3COO और C2H5। आप बचा क्या? ये फिर CH3CO और OC2H5, अर्थात यहाँ से 2 अणु बाहर निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 अणु बाहर निकलेंगे, 2 CH3COO C2H5 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से क्रिया होती है, 2 अणु बाहर निकलते हैं ना, हाँ, तो ये 2 अणु बाहर निकलते हैं और यहाँ पे ZnCl2 की उपस्थिति दे देना और यहाँ पे गर्म किया जाएगा, ठीक है। ये ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म होता है, वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। इसका नाम भी भैया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है। सिंपल सी ये भैया आप क्रिया होती है जब हम लोग डायएथिल ईथर को एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका सूत्र चाहे इस तरह से लिख दो, CH3CO का होल ट्वाइज O या CH3CO या बीच में O लगा दो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से देखोगे CH3COO C2H5 ये आया और CH3CO और OC2H5 मिला के, अर्थात 2 अणु आपके 2 CH3COO C2H5 आपके बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिंपल से थे आपके डायएथिल ईथर के रासायनिक गुण। ये सारे रासायनिक गुण महत्वपूर्ण थे, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। आप बात कर लेते हैं डायएथिल ईथर के उपयोग के बारे में। तो यहाँ पे हमने इसके उपयोग लिखे कि डायएथिल ईथर का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों इसे बनाया गया। तो इसका उपयोग है, पहला उपयोग तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में। हम लोग डायएथिल ईथर का उपयोग तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर कहा गया विलायक के निष्कर्षण में भी दूसरा उपयोग क्या है, डायएथिल ईथर का उपयोग विलायक निष्कर्षण में करते हैं। तीसरा उपयोग यह है डायएथिल ईथर का कि ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में हम इसको प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। डायएथिल ईथर के हमने 3 उपयोग लिखे हैं, तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, विलायक के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाओं में डायएथिल ईथर को हम लोग विलायक के रूप में यूज करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हैं। हमने आपको सबसे पहले प्रयोगशाला विधि चित्र सहित बताई, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण और फिर उपयोग, ठीक है। तो अब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। तो आशा करते हैं ये वीडियो सबको समझ में आया होगा और आपको एक एक बात हमारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही, ठीक है। और अगर देखोगे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस पर जाके आप मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और आप जाके आगे के वीडियो देख सकते हो।